हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि कब एक कोर्ट ऑफ सेशन कोग्निजेंस ले सकता है। मतलब कि सेक्शन नंबर 193, उसके बाद के सेक्शन आपके 323 है, एक 209 आपका सेक्शन है, एक 199 का क्लोज नंबर 2 है सीआरपीसी का। ये सारे सेक्शन आपके बात करते हैं कि कब एक कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि बताया गया है सेक्शन 9 के अंदर, तो वो कब कोग्निजेंस ले सकता है। जनरली पिछली वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि कोग्निजेंस कौन सा मैजिस्ट्रेट लेगा, कब लेगा, तो वो सारी पिछली वीडियो के अंदर मैं कवर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की लिंक आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार जाके चेक कर लेना, एक बार उसको भी पहले देख लेना, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि कोग्निजेंस होता क्या चीज़ है और कब मतलब माना जाएगा कि इस मैजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस ले लिया है। तो कोर्ट ऑफ सेशन है। अब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कौन होगा? सेशन जज होगा ऑब्वियसली। तो सेशन जज के पास डायरेक्टली पावर तो है नहीं, क्योंकि 190 जो सेक्शन अपने आप में बताता है कि कौन कौन से वो मैजिस्ट्रेट होंगे जो वहाँ पे कंप्लेंट बेस पे है या फिर पुलिस रिपोर्ट पे है या फिर शू मोटो वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, कोग्निजेंस ले सकते हैं। तो जनरली जीएमआईसी होगा। उसके बाद अगर सीजीएम उसको यहाँ पे एम्पावर्ड कर देता है तो जो जेएम2सी होगा, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, वो भी वहाँ पे कोग्निजेंस ले सकता है। अब बात आ जाती है अपने हायर अथॉरिटी की, मतलब कि अपने कोर्ट ऑफ सेशन की। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सेक्शन 9 के अंदर बता रखा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एस्टेब्लिश करती है और उसके अंदर जो सेशन जज होगा उसको अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट करती है। तो जो सेक्शन 193 है उसको एक बार पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 193 के अंदर एक चीज़ बता रखी है कि डायरेक्टली आपका कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कोग्निजेंस नहीं लेगा। अब क्या लिखा है 193 आपका बोलता है कि कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किसी भी ऑफेंस का कोग्निजेंस लिया जाना, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, जब तक कि मतलब जितना कि एक्सप्रेसली अपोजिट बात इस कोड के अंदर दे रखी है उनको ध्यान में रख के बातें रखनी पड़ेगी यहाँ पे। बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन्फोर्स, या फिर किसी अदर लॉ के अंदर कोई जो भी उस टाइम पे आपका इन्फोर्समेंट में हो और उस लॉ में कोई बात आपकी लिखी हुई हो। नो कोर्ट ऑफ सेशन, जनरल क्या प्रोविजन होगा कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर सकता क्या, शैल नॉट टेक। अब इसको आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, मतलब कि एक्टिव और पैसिव के फॉर्म में। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे बात लिखी है कि कोई भी ऐसा कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होगा जो कि डायरेक्टली, कोर्ट ऑफ सेशन आपका डायरेक्टली एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर, मतलब कि ट्रायल कोर्ट की तरह डायरेक्टली वहाँ पे कोई कोग्निजेंस नहीं ले पाएगा, जब तक कि अदर लॉ में या फिर इस कोर्ट के अंदर स्पेशली कोई चीज़ ना लिखी गई हो। अब उसकी एक्सेप्शन आएंगे, मतलब ये सेक्शन जनरली बता रहा है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होगा ऐसा जो कि डायरेक्टली अपने ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी ऑफेंस के खिलाफ आपका कोग्निजेंस ले पाएगा, अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय ए मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। अब दूसरी एक्सेप्शन ये रहेगी, या फिर जब तक कि कोई कोड, मतलब इस कोड के अंदर कोई भी कोर्ट आपका कोई भी केस उस कोर्ट ऑफ सेशन को जब तक कि कमिट नहीं कर देता, तब तक वहाँ पे कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन आपका किसी भी तरीके से किसी भी ऑफेंस का डायरेक्ट कोग्निजेंस नहीं ले पाएगी। अब दो चीज़ें इसके अंदर आई है, या तो आपका लिखा है कि डायरेक्टली जब तक एक्सप्रेसली दे दिया हो कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन ही होगा, ओनली कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा होगा जो कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस को अपने अंडर लेगा और उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा। एक बात, एक एक्सेप्शन है। दूसरी बोलती है जब तक कि उसको कमिट नहीं कर दिया जाता तब तक वो उसके ऊपर कोग्निजेंस ले नहीं पाएगा। तो ये सेक्शन आपका 193 जो है वो अपने आप में एक जनरल प्रोविजन बता रहा है कि किसी तरीके का कोई कोग्निजेंस लेगा। उसके बाद आपका बताया गया है कि इसके अंदर आपकी एक्सेप्शन रहेंगी। अब एक्सेप्शन के सेक्शन भी साथ में पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे कमिटमेंट के केस की, कब वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को आपने केस ट्रांसफर करना है। अब दो चीज़ें आती है देखो ट्रांसफर को, एक को बोलते हैं सबमिट करना और एक को बोला जाता है आपका कमिट करना। अब सबमिशन वर्ड होगा वहाँ पे जो कोई भी सीजीएम होगा वो, या फिर मतलब कि जेएमआईसी है, वो आपका क्या करता है, केस को उठा के कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजता है, तो उस केस को बोला जाएगा कि आपने कमिटमेंट करी है। लेकिन अगर ये केस आपका जैसे जेएमआईसी के पास आया, वही केस को उठा के अगर ट्रांसफर कर देता है किसी सीजीएम के पास, तो उसको सबमिट करना बोला जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, मतलब सबमिशन वर्ड के अंदर और आपके कमिटमेंट वर्ड के अंदर। अब इसके अंदर आपका एक कमेंट दे रखा है, उसको एक बार आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा सा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब एक रीड ओवर ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन नंबर आपके आते हैं डायरेक्टली बिना किसी देरी के 209 के ऊपर, कि 209 सेक्शन आपका आखिर है क्या चीज़। मतलब बहुत बार जिक्र आ जाता है कि 209 हम पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन की बात हो रही है। तो ये एक्सक्लूसिव क्या चीज़ है, ओट क्या चीज़ है, मतलब कि जिसके अंदर किया जाना चाहिए था, एक के अंदर बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा किया जाएगा।
तो डायरेक्टली सेक्शन जो आज का हमारा है सबसे पहले वो 193 हमने एक बार बेसिक सा था उसको देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 209, 323 रहेगा और उसके बाद 199 क्लॉज 2 रहेगा। तो इन सब को समझने से पहले आप लर्निंग और लिसनिंग मोड के अंदर आ जाइए। लिसनिंग मोड के लिए आपको पता है कि क्या करना है, ईयरफोन लेने अपने कान में लगाने और बैठ जाना है। हाइलाइटर आपको यूज़ करते रहना है, रेड पेन आप यूज़ कर सकते हो मार्क वगैरह करने के लिए। तो उसके अंदर आप बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाइए और स्टार्ट करते हैं 209 को। अब सेक्शन 209 आपका स्टार्टिंग में ही लिख देता है कि कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। इसमें अंडरलाइन आपको करना है एक्सक्लूसिव वर्ड को। बोलता है कि कमिटमेंट ऑफ द केस, केस का कमिटल मतलब कि ट्रांसफर किया जाना या फिर भेजना। अब केस को भेजा जाएगा किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, जब केस ऐसा होगा या फिर ऑफेंस ऐसा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब कि पूर्ण तरीके से, अपूर्ण तरीके से जब कोई केस आपका कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा तो उस केस के अंदर यहाँ पे उस सिचुएशन में वो केस आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को। उसको बोला जाएगा कि आपने केस को कमिटमेंट कर दी है। बोलता है व्हेन इन ए केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, मतलब कि जब भी कोई सिचुएशन है, कोई केस है वो इंस्टीट्यूट हुआ है, लॉन्च किया गया है या तो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू या फिर किसी अदर तरीके से, कंप्लेन के थ्रू भी हो सकता है या फिर शू मोटो भी आ सकता है, कैसे भी। द एक्यूज्ड अपीयर्स, या तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जब केस आपका कोर्ट में आ चुका है तो उस सिचुएशन में एक्यूज्ड अपीयर हो गया था खुद या फिर बोट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, या फिर उसको ले जाया गया था, मतलब अरेस्ट करके लेके आए थे या फिर खुद ही प्रेजेंट हो गया, सरेंडर कर दिया एक तरीके से, अपने आप को ही सबमिट कर देता हो, कोर्ट के हवाले कर देता हो वो सिचुएशन, या फिर उसको कोर्ट के सामने लेके गए थे बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड इट अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट। अब ले जाने के बाद ये अपीयर होता है उस मैजिस्ट्रेट को दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और उस मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये केस तो ऐसा है जी जिसको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही उसको ट्राई किया जाना चाहिए। तो क्या करेगा, ही शैल, अब उसको ये काम करने पड़ेंगे, कमिट, क्या करेगा, कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो तो सिंपल बात है, लेकिन कब करेगा, आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207। 207 के अंदर आपका इधर बता रखा है सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जब आपका कोई भी प्रोसीडिंग ऐसी है जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुई, पुलिस रिपोर्ट पे अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कोर्ट में तो उसके दौरान जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे एफआईआर की कॉपी है, अपनी 173 के अंदर जो सेकंड क्लोज के अंदर जो आपकी होती है उसकी कॉपी पुलिस रिपोर्ट की है, या फिर एफआईआर की कॉपी दी जानी है, या फिर अदर रिकॉर्ड है जैसे कन्फेशन किया था आपने, कोई एक तरीके से स्टेटमेंट दी थी 164 की, तो उनकी कॉपी जो है 207 में सबमिट करनी मतलब कि देनी पड़ती है उस एक्यूज पर्सन को। तो बोलता है कि जब कोई केस आपका आएगा किसी मैजिस्ट्रेट के पास तो उसको कमिट करने से पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जो 207 नंबर सेक्शन है उसके हिसाब से आपको कॉपी उनको देनी पड़ेगी पहले। तो बोलता है आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 एंड 208 बोलता है कि जब भी कंप्लेंट पे कोई केस आएगा तो उस दौरान आपको कोई भी कॉपी अगर यहाँ पे देनी है उस एक्यूज पर्सन को, तो उन केसेस के अंदर बात हो रही है। 208 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोई भी केस ऐसा है, अदर केसेस मतलब कि पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के अदर जो भी केस आए थे उनको जब ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्यूमेंट्स की उनकी कॉपी उस एक्यूज पर्सन को देनी पड़ती है। तो बोलता है एक क्लोज के अंदर की कमिटमेंट करी जाएगी, लेकिन उससे पहले उसको 207 और 208 के जो प्रोविजन उनके साथ कंप्लाई विद करना पड़ेगा एज द केस में भी, द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द बेल, रिमांड एंड द एक्यूज्ड टू द कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड। अब उसके बाद आपका क्या बोला जाएगा कि जब तक कमिटमेंट आगे नहीं कर दी जाती तब तक उस पुराने वाले मैजिस्ट्रेट के पास जहाँ पे ये केस पहले गया था उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो इस कोड के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखे हैं, बेल से रिलेटेड आपके हो गए, रिमांड से रिलेटेड है या फिर कस्टडी में रखने से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनके साथ भी उसको कंप्लाई विद करना पड़ेगा। तो मतलब कि जब भी कोई केस किसी मैजिस्ट्रेट के पास गया, उसने जाते चेक कर लिया कि ये केस एक्सक्लूसिवली आपका ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास उस केस को कमिट करने से पहले सेक्शन 207, 208 की कंप्लाई विद करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि अदर प्रोविजन अगर है यहाँ पे बेल से रिलेटेड है तो बेल देनी पड़ेगी, बेल में रखना है या बेल उसकी कैंसिल करनी है, या फिर उसको रिमांड पे देना चाहिए, रिमांड पे नहीं भेजना चाहिए, या फिर उसको किस कस्टडी के अंदर रखना है। तो उन सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है जब तक कि वहाँ के कमिटमेंट कंप्लीटली आगे नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद आगे काम रहेगा मैजिस्ट्रेट का, मतलब जो भी कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सेशन जज का काम रहेगा कि किस तरीके से आगे के प्रोविजन को चलाता है। सेकंड बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल, रिमांड एंड रिमांड द एक्यूज टू द कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। या फिर ये भी ध्यान में रखा जा सकता है कि जब तक उसका ट्रायल चलेगा सेशन कोर्ट में तब तक वो पुराने वाला जो मैजिस्ट्रेट होगा वो भी अपनी कस्टडी में उसको रख सकता है।
सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड के जो भी प्रोविजन है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। किस चीज़ से रिलेटेड, बेल से रिलेटेड है, रिमांड से रिलेटेड है, या फिर एक्यूज को कस्टडी में रखना है। ड्यूरिंग, या तो ड्यूरिंग द ट्रायल होगा, या फिर अनटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, या तो कि जब तक आपका ट्रायल चलेगा तब तक कस्टडी के अंदर रखा जाएगा, या फिर आपके उस ट्रायल का कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक वहाँ पे रखा जाएगा। थर्ड बोलता है सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस। अब ये पुराने वाले कोर्ट की बात हो रही है जिसके पास केस आया था, जो कमिटमेंट कर रहे हैं ना, उस केस की बात है, उस कोर्ट की। तो वो कोर्ट क्या करेगा, इस केस के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इस केस से रिलेटेड आपके जो भी क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या फिर जो भी आर्टिकल्स होंगे वहाँ पे जो प्रोड्यूस करे गए थे, इफ़ एनी, वेयर विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, जिनको एविडेंसेस के तौर पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो सारे की सारी चीज़ें आपकी उस कोर्ट ऑफ सेशन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी केस के साथ साथ। लास्ट आपका बोलता है नोटिफाई द पीपी ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस एज टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसके अंदर आपका क्या बोलता है कि पीपी को भी वहाँ पे ये कोर्ट एक बार इन्फॉर्म कर देगा कि हमने जो केस था वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसके रिगार्डिंग आपका पीपी को भी नोटिस जाएगा। ये सेक्शन आपका था 209। अब ये पीपी की डेफिनेशन जो है वो किस सेक्शन के अंदर दे रखी है वो आप एक बार मेरे को बताओगे कमेंट करके, किस सेक्शन के अंदर कमिटमेंट आपकी उसकी अपॉइंटमेंट होती है, एपीपी किस सेक्शन में है, और डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर किस क्लोज में दे रखी है, एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर आपका 323। मेनली यही चीज़ थी इसके अंदर आपकी 209 के अंदर। अब 323 है वो आपका बात करता है कमिटमेंट ड्यूरिंग द ट्रायल के बारे में, कि मतलब ट्रायल के दौरान भी आपका कमिटमेंट किया जा सकता है। अब कैसे होगा, सेम चीज़ वही है कि जब भी कोई केस आया जो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, और वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट करने के बाद भी देख सकता है कि ये केस तो ऐसा था जिसका यहाँ पे ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए था। कब देख रहा है वो, जाके कोग्निजेंस ले लिया, ट्रायल स्टार्ट कर दिया, इवन उस स्टेज पे जाके भी बिफोर द फाइनल जजमेंट भी वो अगर ट्रांसफ़र करना चाहे तो केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बार देख लेते हैं बेरेट की लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोल रही है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। बोलता है प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और द ट्रायल। अब ये बोलता है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, सीआरपीसी का। कब की बात हो रही है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी, या तो इंक्वायरी आपकी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने कोई केस आया तो उसको लगा कि ये केस तो मेरे द्वारा ट्रायबल है तो इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने कमेंस करी अपनी इंक्वायरी या फिर अपना ट्रायल स्टार्ट करा तो उस स्टेज पे जाके लगा कि यार ये तो किसी दूसरी साइड केस जा रहा है। अब ये केस जा किस साइड रहा है, कि ऐसे हीनियस ऑफेंस की साइड जा रहा है जिसको कि ट्राई करने की मेरी पावर ही नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपका कोर्ट ऑफ सेशन था उसको ट्राई किया जाना चाहिए था, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो इंक्वायरी या फिर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद द मैजिस्ट्रेट फाइंड, मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगा द केस शुड बी कमिटेड, कि केस उसको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। किसको, इफ़ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और ए ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट, अगर या तो यहाँ पे कोई ना कोई इंक्वायरी थी या फिर कोई भी ट्रायल चल रहा था ऑफेंस का किसी मैजिस्ट्रेट के सामने, एंड इट अपीयर टू हिम। अब ये अपीयर उसको हो जाता है, कब होता है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग की मतलब इंक्वायरी वाली प्रोसीडिंग या फिर आपकी जो ट्रायल की प्रोसीडिंग थी उनके दौरान कभी भी उसको लगे, बट बिफोर साइनिंग द जजमेंट, लेकिन जजमेंट साइन करने से पहले कभी भी उसको लगा दैट द केस इज वन, कि केस ऐसा है विच ought टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसको हाईलाइट करना है कि केस ऐसा था जिसको कि ट्राई किया जाना चाहिए था, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। 209 में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सक्लूसिवली है, कि ये जरूरी है, देखते ही उसको पता लग गया कि ये केस ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी। उसके बाद 323 के अंदर उसको ऐसा कुछ नहीं लगा था तो उसने ट्रायल स्टार्ट कर दिया। ट्रायल स्टार्ट करने के बाद उसको लगा कि कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं जिनकी वजह से इसका जो ट्रायल था केस का वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए था। ही शैल कमिट टू दैट कोर्ट। अब ये केस को उसी स्टेज पे रोक देगा अपने आप, और उसके बाद ट्रायल को रोक के केस को ट्रांसफर कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, अंडर द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेन्ड, जैसा भी पहले बता रखा है उन्हीं प्रोविजन के हिसाब से उसको ट्रांसफर कर देगा केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास। एंड देयर अपॉन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर आपका दे रखा है जी 18 शैल अप्लाई टू द कमिटमेंट सो मेड। अब उसके बाद आपका चार्ज जो आपका ट्रायल चलेगा वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो आपका चैप्टर नंबर इस 18 के अंदर बता रखे हैं 225 से 237 तक के जो प्रोविज़न है वो अप्लाई हो जाएंगे जब केस आपका कोर्ट ऑफ सेशन के पास पहुंच जाएगा। तो ये बात होगी आपकी कमिटमेंट की, जहाँ पे स्टार्टिंग में 193 के अंदर लिखा था कि कमिटमेंट वाली जब बात आएगी लास्ट वाले के अंदर, तो उन सिचुएशन में आपका केस क्या होगा कि वो कोर्ट वहाँ पे कोग्निजेंस लेगा और उसके बाद उसको ट्राई करेगा और उसकी ट्रायल चला के फाइनली जजमेंट वहाँ पे पास करेगा। तो ये 193 के अंदर आपका जाके दोबारा लेगा। मतलब बात ये हो रही है कि किसी भी कोर्ट ने जनरली प्रोविज़न में कोग्निजेंस लिया,
इंक्वायरी स्टार्ट करी या फिर इंक्वायरी के पहले केस को कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ पे कोग्निजेंस लेगा कमिटमेंट होने के बाद, तब आपका क्या होगा कि सेक्शन 193 के अंदर बोला जाएगा कि 193 के अंदर एक्सेप्शन केसेस के अंदर उसने कोग्निजेंस लिया है। तो ये 193 के प्रोविजन थे 323 और 209 के साथ। अब सेक्शन नंबर आपका 199 आ जाता है इसमें, क्योंकि 193 के अंदर आपकी एक और चीज़ भी लिखी हुई है ना कि जो केस होगा यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो कमिटमेंट के रिगार्डिंग थी और दूसरा बोलते हैं एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय। अब ये एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रखी है, उसके रिगार्डिंग आपका 199 आएगा। पढ़ लेते हैं एक बार सेक्शन को। सेक्शन आपका 199 आपका बात करता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर द डिफेमेशन, डिफेमेशन के रिगार्डिंग आपका डिफेमेशन का सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर है, यहाँ पे 199 सीआरपीसी के अंदर है। तो देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो है, अब डिफेमेशन का मतलब क्या होगा पहले वो बता देता हूँ, फिर आर्टिकल 19 भी बताऊंगा। मतलब कि जब कोई भी पर्सन ऐसा जो किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ ऐसी कोई स्टेटमेंट देता है जिसकी वजह से उस सामने वाले पर्सन को रेपुटेशन का हार्म हो जाता हो, तो उस केस के अंदर आपका बोला जाएगा कि उसका आपने डिफेमेशन कर रखा है। अब जनरली देखा जाए तो आर्टिकल जो 19 है वो आप सभी को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो जाती है जहाँ पे उस आर्टिकल के प्रोविजंस को कर्टेल करा जा सकता है। मतलब आपका जो राइट था फंडामेंटल राइट बोलने का, उसको कम करा जा सकता है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, उस पर बार लग सकता है। तो आर्टिकल 19 आपका इसी के बारे में बात करता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल करा जा सकता है कहीं ना कहीं। मतलब कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोलेगा कि दूसरे पर्सन को किसी तरीके की हरेसमेंट होती हो, तो इस तरीके की स्टेटमेंट के ऊपर रोक लगाया जाएगा। अगर बोलेंगे तो उसको फिर ट्राई किया जाएगा 199 क्लॉज 2 के अंदर कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के ऊपर, और जनरल के अंदर आपका 199 के अंदर। फिर उसका जो ट्रायल चलेगा तो वो सेक्शन आपका 237 भी दे रखा है, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही चलता है, उसका लास्ट सेक्शन है, उसको भी साथ में पढ़ लेंगे। अब चल लेते हैं एक बार सेक्शन 199 की तरफ। तो 199 आपको बोलता है नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी के चैप्टर नंबर 21 के अंदर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि वहाँ पे पनिशेबल करा गया है, उसको कोई भी कोर्ट उसके ऊपर कोग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। जब तक कि उस ऑफेंस से एग्रीव्ड हुआ जो भी आदमी होगा, जब तक उसकी कंप्लेंट नहीं करता तब तक उसके ऊपर कोई भी कोर्ट कोग्निजेंस नहीं लेगा। एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लेनेंट की डेफिनेशन को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हद तक चेंज करा गया है। अब कंप्लेनेंट के अंदर जनरली क्या था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके विक्टिम वगैरह होंगे, मतलब कि विक्टिम के जो भी लीगल एयर्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते थे। इसके अंदर एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस का मतलब कि जो पर्सन जिसका खुद का रेपुटेशन हुआ हो खराब, उस पर्सन का राइट रहेगा कि वो यहाँ पे केस फाइल करेगा। तो जब तक कि वो केस फाइल नहीं करता तब तक कोई भी कोर्ट उसके ऊपर कोग्निजेंस नहीं ले सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब तक कि उसकी एज 18 साल से कम नहीं है तो उसके भी यहाँ पे कोई और पर्सन आपका कंप्लेन कर सकता है। दूसरे में बोलता है कि अगर वो लुनेटिक पर्सन है या फिर वो इडियट पर्सन है या फिर वो इन्फर्मिटी की वजह से या फिर वो वुमेन है, तो इन सब चीज़ों की वजह से या फिर सिकनेस की वजह से वो खुद यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई भी अदर पर्सन होगा जो कि कंप्लेन कर सकता है। एक और पॉइंट था जिसके अंदर पदरनिशीन लेडी बोली जाती है कि कोई भी ऐसी लेडी होगी जिसको घर के बाहर जाने की अनुमति होती नहीं है, जिसको मतलब कि चार दीवारी के अंदर रखा जाता था पुराने टाइम पे, तो वो वुमेन भी यहाँ पे क्या है कि उसके अगर रेपुटेशन पे बात आएगी तो खुद कंप्लेंट तो वो कर नहीं सकती है, तो उसके भी यहाँ पे उसके लीगल एयर होंगे जो यहाँ पे प्रोवाइजो के अंदर फॉल कर जाएंगे, तो उसको भी यहाँ पे राइट दिया जाएगा कि वो अपनी कंप्लेंट किसी दूसरे पर्सन के थ्रू पहुंचा सकती है। तो इसके अंदर ये 3-4 पर्सन दे रखे हैं, जैसे 18 से अंडर का, अंडर 18 हो गया, लुनेटिक है, इडियट है, सिकनेस की वजह से, इन्फर्मिटी की वजह से, या फिर वो आपकी पर्दानशीन लेडी है। तो इन सब पर्सन को राइट दे रखा है कि वो अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कोर्ट में किसी दूसरे पर्सन के थ्रू। तो उसके ऊपर भी कोर्ट क्या कर सकती है, कंप्लेंट मान सकती है उसको और उसके ऊपर कोग्निजेंस ले सकती है। फिर आपका बोलता है सेकंड क्लोज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अपने वीडियो के पर्पज से, बोलता है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, इस कोड के अंदर बेशक कोई भी बात दी गई हो, व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर द चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी, जब कोई भी ऑफेंस आपका फॉल करेगा चैप्टर 21 डिफेमेशन वाले चैप्टर के अंदर आईपीसी के अंदर में, इज एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन, और वो ऑफेंस किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट कमिट हुआ, एलिगेशन लगा हुआ है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने किसी पर्टिकुलर आपकी क्लास ऑफ पर्सन्स होंगे उनके खिलाफ ये ऑफेंस कमिट कर रखा है, तो वो कौन कौन सी है, एट द टाइम ऑफ सच कमीशन, और वो जो पर्सन है मतलब विक्टिम पार्टी जिसके खिलाफ ये डिफेमेशन का ऑफेंस कमिट किया गया है, वो पर्सन जिस टाइम पे ये ऑफेंस कमिट हुआ था उस टाइम पे किस पोस्ट पे था वो यहाँ पे बताई गई है। या तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, या फिर आपका
वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, या फिर वो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी है, या फिर आपका मिनिस्टर ऑफ द यूनियन है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। अब पीएम इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि नाम ऊपर प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट, गवर्नर आ गया, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी आ गया। तो पीएम जो होगा वो क्या होता है, आपका यूनियन जो गवर्नमेंट है उसका मिनिस्टर होता है। सीएम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर होगा। तो मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और द स्टेट और ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर आपका कोई भी अदर पब्लिक सर्वेंट हो सकता है जो कि एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन और स्टेट था। मतलब स्टेट के अफेयर में वो काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उसका अपॉइंटमेंट किया गया और स्टेट के अंडर वो किसी ड्यूटी पे है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट की किसी भी, मतलब कि भारत सरकार की कोई भी नौकरी, उस नौकरी पे वो है, या फिर आपकी राज्य सरकार की किसी नौकरी पे पर्सन है और उस टाइम पे उसका अगर डिफेमेशन करा जाता है तो उस केस में इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शन मतलब कि पब्लिक ड्यूटी जब वो निभा रहे होते हैं उस टाइम पे अगर उसका कोई भी ऐसा डेफेमेशन करा जाता है तो जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, मे टेक कोग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और उस ऑफेंस का कोग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली ले सकता है। आगे वाले लाइन को आपने अंडरलाइन करना है यहाँ से, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद पूरा कंप्लीट, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। बेशक केस वहाँ पे कमिट नहीं किया गया हो, केस को कमिट करने की जरूरत नहीं होगी उस केस में जहाँ पे इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस का डिफेमेशन कमिट करा जाता है उस केस में। अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पीपी, अगर पीपी वहाँ पे राइटिंग में कंप्लेंट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को तो बिना कमिटमेंट किए क्या करेगा कोर्ट ऑफ सेशन, उसके ऊपर डायरेक्टली कोग्निजेंस लेगा। तो यही 193 के अंदर बताया गया था, या तो एक्सप्रेसली दे रखी हो कहीं पे कि उसके ऊपर डायरेक्टली आप विदाउट कमिटमेंट उसका कोग्निजेंस लेंगे, या फिर उसको कमिटमेंट के थ्रू लेंगे। तो दो सिचुएशन थी, एक के अंदर आपका 323 और 209 देख लिया, एक के अंदर आपका 199 क्लॉज 2 देख लिया। तो ये सिचुएशन आपकी आ जाती है अपने आप में। एक्सेप्शन थी वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो एक तरीके से यहाँ पे फर्स्ट क्लोज के अंदर जो एक्सेप्शन थी वो तो है ही है। अब ये भी चीज़ आपकी अगर इसके अंदर देखने लग जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लुनेटिक होगा तो उसको आप प्रेसिडेंट वगैरह बनाओगे नहीं। तो इसका मतलब कि ये डायरेक्टली क्या करेंगे, पीपी को इन्फॉर्म कर देंगे और पीपी डायरेक्टली उसके ऊपर कंप्लेंट करेगा और कोर्ट ऑफ सेशन उसके ऊपर डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लेगा। तो ये सेक्शन आपका 199 क्लोज 2 था, जिसके अंदर आपकी बताई गई कि ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके बाद आपका 5th नंबर क्लोज है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी इसकी कंप्लेंट करनी है तो वो कितने दिन के अंदर कर देनी है, 6 मंथ का यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो टाइम एक बार आप ध्यान रख लेना, 6 महीने के अंदर जिस दिन ऑफेंस हुआ उसके बाद 6 महीने के अंदर उसके ऊपर आप उसकी कंप्लेंट करोगे और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन उसका कोग्निजेंस लेगा। तो ये लिमिटेशन पीरियड आपका है 6 मंथ का। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 193, 199 क्लोज 2, उसके बाद आपका 209 और 323 था। अब उसके अंदर लास्ट सेक्शन आपका आ जाता है 237 सेक्शन नंबर है, उसके अंदर आपका प्रोसीजर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 क्लोज 2। 199 के अंदर जो भी आपका ऑफेंस था डिफेमेशन का उन पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स के खिलाफ, तो उनका जो ट्रायल चलेगा वो आपका 237 के अंदर आपका बता रखिए। तो एक बार उसको जाके देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वो। तो ये आज की वीडियो के अंदर था आपका ये सेशन, यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो